गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। लास्ट क्लास हमने उद्योग पे बात की थी, है ना। इसके एक पार्ट आया था आपके पास जहां पे हम लोग जीएसडीपी में उसके योगदान को केंद्र में लेके हमने बात किया था और याद करने की हमने कोशिश की थी। अब उसके आगे के पार्ट को मैं कवर करता हूँ, जो जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैं आपको, है ना, देने की कोशिश करता हूँ। आपको कुछ कुछ याद दिला देता हूँ, नोट करके आप लिखेंगे या फिर आप पहले वीडियो में आपने लिखा होगा। महिला उद्यमिता नीति ये 2023 से 28 है, इसको देख लेना। पहले में भी मैंने बताया था। पहली लॉजिस्टिक नीति 18 से 23 है, इसको भी बताया था। और सौर ऊर्जा नीति 2017 से 27 है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी नीतियाँ दी हुई है आपके आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन वो, है ना, ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो अभी चल रही हैं या फिर अभी अभी ख़त्म हुई है उसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्तावित एकीकृत अधोसंरचना केंद्र है, इसको आपको देखना है। इसको भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ एक दो पेज में, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको देखना है। इसका सही आंसर था उपर्युक्त दोनों, अभनपुर जी जामगांव। ये दोनों को आपको याद रखना है। ये दोनों प्रस्तावित है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। क्या? एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र एक प्रस्तावित है। मैंने आपको अनुमोदित वाला बताया था लास्ट क्लास में, ठीक। इसको भी आपको देखना है। तो ये जी जामगांव है और अभनपुर है प्रस्तावित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। अब यहीं पे मैं उसको और डाल देता हूँ, अनुमोदित को भी यहाँ पे देख लेना। पहले मैंने इसको याद कराया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टार्ट होगा ना आज का, इसको मैंने पहले बता चुका है। तो वहाँ से हम लोग अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। इसको याद होगा आपको, मैंने याद कराया था खांसी पर सर्दी। इसको कैसे याद कराया था मैंने? खांसी पर सर्दी भी है, ठीक है, ऐसे याद कराया था। तो खांसी परसगड़ी, तो खांसी पर सर्दी से इसको हमने कनेक्ट कर लिया था, जो कि अनुमोदित विकास केंद्र था, है ना, जो आपकी आईआईटीसी है। साथ में हमने अभी अभी प्रस्तावित देखा जो आपकी अभनपुर जी जामगांव। लेकिन साथ में आपको नवीन फूड पार्क, इसको भी देखना है। एक्चुअल में प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित है इसलिए मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ कुछ चीज़ों को, है ना, छोड़ दिया था। और अनुमोदित इसको मैंने बताया था, खमरिया है, सियारपाली है, परसगड़िया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने। प्रस्तावित उतने पूछे नहीं जाते, है ना, जो हो चुके हैं वो पूछे जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट प्रस्तावित है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो प्रस्तावित फूड पार्क ये देख लेना, फूड पार्क स्थापित सुकमा। तो फूड पार्क स्थापित सुकमा ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? नीचे वाला, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के पार्ट्स हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं उद्योग के अंतर्गत। तो निम्न में से कहाँ पर, इसको अच्छे से आपको देखना है, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित नहीं है। इसका सही आंसर मुंगेली हो जाएगा। इधर आएंगे, ये जिसका जो उद्देश्य है ना, इसको देख लेना कि राज्य में युवाओं को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना। ये अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर का उद्देश्य है। और ये कहाँ कहाँ स्थापित सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको हो जाएगा रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। क्या? रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। तो R2 से आप याद कर सकते हो, R2B, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, ठीक है। बस्तर संभाग कौशल विकास प्रशिक्षण अंतर्गत अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर, ये आपको पूछे तो ये सुकमा है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य फिर कह रहा हूँ, युवाओं को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराना। स्थापित सेंटर में आपको रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक विवाद हेतु, मतलब इसके निराकरण के लिए, समाधान के लिए कमर्शियल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर नया रायपुर हो जाएगा। स्थापना नया रायपुर में है। इसको याद रखना। विशेषता यह है कि इसकी जो प्रक्रिया है और निर्णय है, प्रक्रिया और निर्णय ये ऑनलाइन की जाएगी। मतलब इसकी प्रक्रिया और निर्णय क्या है? ऑनलाइन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने वाणिज्यिक विवाद निराकरण हेतु कमर्शियल कोर्ट की स्थापना किया। नेक्स्ट में चलो, आज का अगला क्वेश्चन आपके पास है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इसके रैंकिंग पूछे जाते हैं ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2020 आकांक्षी राज्य श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, ठीक। तो इसका स्थान अब सेकंड पे आ गया है, इसको ध्यान देना। और एक बार आपको सर्च कर लेना है। मैंने 22 तक देखा, 22 में भी आपके नेट में, है ना, जो दिखा रहा है वो दूसरा ही दिखा रहा है। जो आर्थिक सर्वेक्षण छपा हुआ है वो आपके 2020 का है, ठीक। इसमें भी सेकंड है। तो एक बार आप चेक कर लेना, इसको आप सर्च कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड है अपना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट में चलो, अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत विनिर्माण हेतु ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? इसको एक बार आपको समझना होगा। दो चीज़ आएगा, एक प्रधानमंत्री मतलब केंद्र की तरफ से ये जो आपका योजना है, एक स्टेट लेवल पे चलाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऐसे करके। ये दोनों काफ़ी समान है, दोनों में मतलब समानता दिखती है हमें। बस अंतर दिखेगी तो इसकी ऋण सीमा में दिखेगी, बाकी पात्रता में सेम है, ठीक है। और क्या के लिए भी सेम है। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना,
ठीक, युवाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये दोनों के उद्देश्य होते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। तो इसको आपको जोड़ के पढ़ना है। पहला इसमें देख लेना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसका आंसर तो मैं दे देता हूँ, ये 50 लाख है। इधर आगे आ जाओ, यहाँ पे देख लेना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मकसद है इसका। और इसका जो पात्रता है 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 से प्लस होना चाहिए, 18 प्लस, और आपके 8वीं पास होना चाहिए कम से कम, और स्व सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए। ये किसके लिए है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पात्रता है। और यहीं पे मुख्यमंत्री के स्वरोजगार और जो आएगा भी आगे मैं पढ़ाऊंगा या फिर बताऊंगा, उसमें भी सेम ही रहेगा पात्रता, 18 वर्ष, 8वीं पास। लेकिन ये स्व सहायता समूह नहीं होगा, इसमें अब छत्तीसगढ़ के निवासी बोल देगा वो। ठीक है, तो दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है तो याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट में चलो अगला देखते हैं, यहीं पे और देख लेते हैं जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। सबसे पहले ऋण को दिखाता हूँ मैं। ठीक, विनिर्माण है तो 50 लाख मैंने आपको बताया, वहाँ जाएंगे तो ये आपके 25 लाख हो जाएगा। सेवा और व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए, अगर सेवा के लिए करोगे तो 20 लाख, व्यवसाय के लिए करोगे तो 20 लाख, ये ऐसा है। तो सेवा और व्यवसाय के लिए 20-20 लाख है। और आप है ना, आपके स्टेट लेवल पे जाएंगे तो सेवा के लिए आपका 10 लाख आ जाएगा, व्यवसाय के लिए 2 लाख है। इसको आपको कंपेयर करके पढ़ना है। 50 लाख आपके है ना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए होगा, और वहीं पे मुख्यमंत्री की हम लोग बात करेंगे तो 25 लाख हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोग सेवा व्यवसाय के देखते हैं तो यहाँ 20-20 है ना, 20-20 लाख है। और यहाँ जाएंगे जस्ट आधा हो रहा है, इसका 10 हो जा रहा है बस, ये आपके और 20 लाख है, सेवा वाला वो 2 हो जा रहा है बस। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है। समझ में आया क्या? अब इसमें देख लेना, इसमें अंशदान और अनुदान क्या है। अंशदान तो आपको समझ में आता है, ये अनुदान क्या है? अनुदान मतलब आप सीधा एकदम है ना वो भाषा में देखो तो पुरस्कार लिख लो इसको, पुरस्कार, पुरस्कार दे रहा है वो, मतलब इसको आपको वापस करना नहीं पड़ता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना, मतलब ऐसे सीधा बता रहा हूँ ना, उसका डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, सीधा ही बोल रहा हूँ, उसको पुरस्कार समझ लो सरकार की तरफ से, वो वापस करना नहीं पड़ेगा। तो इसमें अंशदान कितना है? यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 10% है, एसटी ओबीसी और आपका है ना एससी एसटी ओबीसी, ये तीनों के लिए 5% है। और वहीं पे हम लोग अनुदान की बात करते हैं तो यूआर के लिए, शहरी के लिए 15% है, ग्रामीण के लिए 25% है, और एसटी ओबीसी है ना और आपका एससी को देखना है तो इसमें 10-10 बढ़ा देना, 15 का ये 25 हो जाएगा, 25 का ये 35 हो जाएगा, तो इसमें प्लस आपको 10 कर लेना है। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से देख लो, यूआर 25, ठीक है, जो आपके ग्रामीण में है, और शहरी में 15 है, यहाँ देख पा रहे हैं, और उसी को नीचे 10-10 करके आपको ऐड कर देना है, तो आपका एसटी एससी ओबीसी के लिए हो जाएगा अनुदान में। और अनुदान वही है, सीधे भाषा में समझे तो पुरस्कार मान के चलो, एक प्रकार से सरकार की तरफ से आपको वापस नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ, मुख्यमंत्री युवा रोजगार, इसमें अब हम लोग चलते हैं। मैंने प्रधानमंत्री वाला बता दिया, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, अभी मैंने आपको इसको बताया 25 लाख, 10 लाख, 2 लाख, याद आ गया क्या? ठीक है, इसको मैंने अभी आपको बताया, कंपेयर करके पढ़ना है। ये पीडीएफ मिल जाएगा। पात्रता 18 साल, 8वीं पास, छत्तीसगढ़ के निवासी, उसमें क्या था? स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ, बाकी सेम है सब। उद्देश्य क्या है? युवाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भरता है ना, आत्मनिर्भरता बनाना, आत्मनिर्भर करना एवं रोजगार प्रारंभ करने हेतु लोन देना, उसमें भी वही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016। कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टैंड अप स्कीम, इसमें ना आपको 3 ग्रुप को याद रखना है, एक महिला, एससी और एसटी, बस ओबीसी इधर उधर नहीं जाना। महिलाओं, एसटी और एससी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। क्या कहा मैंने? एसटी एससी महिलाओं, ये तीनों के जो समुदाय हैं इसको आपको पकड़ लेना है, इसमें उद्यमिता को बढ़ाना है। स्टैंड अप है ना जो आपका इंडिया स्कीम है, ठीक, इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने हेतु आपको इसको याद रखना है, 10 लाख से 1 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? 10 लाख से 1 करोड़, फिर कह रहा हूँ 10 लाख से 1 करोड़, ये जो है लोन दिया जाना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ में 3 समुदाय आपको ध्यान में रखना है, महिला, एसटी, एससी, महिला, एसटी, एससी। स्टैंड अप ऐसे ही लिख रहे हो, इसके बाद ही लिखोगे स्टैंड एसटी, ठीक है, एसटी और साथ में एससी जोड़ लेना है आपको, और महिला को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट में चलो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 जून 2020। 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत हुई थी। ये पिछले सरकार की है, फिर भी पूछा जाए है ना, एक बार आप देख लेना।
इसमें भी वही है, केंद्र का 60% रहेगा और राज्य का 40% रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार है ना, इसका गठन आप एक बार देख लेना। सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये राज्य में कहाँ कहाँ संचालित है? 2 जगह है अपने पास, एक भनपुरी रायपुर, एक सियाई मुड़ी। तो सीपेट आपको ध्यान में रखना है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अपने यहाँ 2 जगह संचालित है, सिर्फ 2 ही है, भनपुरी रायपुर, सियाई मुड़ी, कोरबा। भनपुरी रायपुर, सियाई मुड़ी, कोरबा, ये दोनों जगह आपको देखना है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। इसमें आप देख लेना, ये 2016 से, ये 2019 से प्लास्टिक उद्योगों में युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सीपेट नहीं भूलेंगे, फिर कह रहा हूँ, है ना। सी से सियाई मुड़ी भी कर सकते हो, सीपेट सियाई मुड़ी। ठीक, ऐसे ही जुड़ जाएगा, सीपेट सियाई मुड़ी, ये तो सीधा ही हो रहा है, जुड़ जा रहा है, भनपुरी रायपुर, इसको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय रायपुर हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 2001 को हुआ था। गठन कब हुआ था? 2001 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? रायपुर है। तो उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँ तो 2001 आपको नहीं भूलना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि गठन वाला है, ये पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत कितने खादी उत्पादन केंद्र संचालित है? इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू करा रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखा हूँ, है ना। इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। ये 9 को मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक भगत कुमार कर लेना, या फिर भगत कुंवर कर लेना, है ना। भगत कुमार करके याद रख लेना, तो ये भगत देवरी और कुंवरगढ़ याद आ जाएगा। भगत कुमार। मैनपुर के सगा, सगा मतलब रिश्तेदार होते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, है ना, समझते हैं चीज़। तो मैनपुर, सारा गाँव गरियाबंद, मैनपुर के, है ना, सगा। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। बिलासपुर और हरदी बाजार है, बिलासपुर के बाजार कर लेना, ये दोनों याद आपको याद आ जाएगा। और बिलासपुर में तिफरा भी है, आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आपको देवर बीजा और डिमरापाल याद रखना है, इसको आप अलग से याद कर लेना। बाकी मैंने आपको याद करा दिया, भगत कुमार, मैनपुर के सगा, बिलासपुर के बाजार, और ये तिफरा को वहाँ पे आप जोड़ लेना। तो देवर बीजा और डिमरापाल, इसको आपको ध्यान रखना है, बाजार से बीजा लेके आएगा। ठीक, जैसा भी इसको आप जोड़ना चाहें। छत्तीसगढ़ में बांस कला केंद्र कहाँ पे स्थापित है? जगदलपुर। इसका जो है ना एग्जैक्ट नाम आपको देखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प कला केंद्र, ये बांस कला केंद्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। जगदलपुर में है। कौन से जिला? बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ में, इसको एक बार आप देख लो, ये आपको पूछे जा सकते हैं। कोसा वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? तो कोसा वस्त्र उत्पादन केंद्र को आपको जरा से याद करना है, जांजगीर चांपा रायगढ़, जरा, जांजगीर चांपा रायगढ़। ठीक है, तो आपको जरा से इसको ऐड कर लेना है। तो कोसा उत्पादन केंद्र, कोसा वस्त्र उत्पादन केंद्र, ये आपको याद हो जाएंगे। कोसा, है ना, वस्त्र उत्पादन केंद्र, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र हम लोग देखें तो 3 नाम तो बहुत फेमस रहते हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, है ना। किसी को भी पूछोगे आप, ये 3 नाम सबसे फेमस कौन कौन से, मतलब जनरली पूछा जाता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर बोलते ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, याद हो जाते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है, इसको ट्रिक की जरूरत है नहीं। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये तो आपको याद होता है। महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, तो कवर्धा के महाराज, इसको आप याद रख सकते हो। महाराज कहाँ का? कवर्धा का। तो कवर्धा के महाराज, तो सबसे पहले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा का महाराज जगदलपुर, अंबिकापुर, है ना, जगदलपुर, अंबिकापुर, तो इसको आप जंबिकापुर कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, आसान है इसको याद करना। कवर्धा के महाराज, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, जंबिकापुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। ठीक है, और ये धमतरी का आपको अलग से याद कर लेना। तो छत्तीसगढ़ में वस्त्र में जो आपके कोसा वस्त्र उत्पादन केंद्र है, सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, ये आपको याद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में, इसको एक बार पढ़ लेना, ये पुराने, है ना, आपके डाटा है, क्योंकि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण फेब में आती है, तो 2024 में आई थी फेब में। ठीक, तो 2023 तक की चीज़ें आपको दी गई है, तो ये पूछा जा सकता है। एक बार इसको आपको रीड करके रखना है, उतना इंपॉर्टेंट है ना, लग नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की अवधि कब से कब तक थी? खत्म हो चुकी है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रायपुर में प्रस्तावित है, ये आपको पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और देश में प्रस्तावित आप बोलेंगे तो असम, जोगी घोपा, है ना, ये आपके देश के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके उद्योग से संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समाप्त होती है। लास्ट क्लास में आपको ले जाना चाहूँगा, ये वाला क्लास आपको मिस नहीं करनी है, इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
जैसे कि एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी 53.50% है। ट्रिक से याद मैंने कराया था पहले क्लास में, इसको भी मैंने इस वहाँ पे जोड़ दिया था जो आपकी है ना उद्योग वाली क्लास है। सर्वाधिक विनिर्माण का है, लाख रुपये में भी हमने देख लिया था। वहीं पे स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र को हमने वृद्धि पे देखा था 7-13, आपको याद आ गया होगा। तो 3-5-7 से हमने पहली क्लास में इसको याद किया था, 7-13, 3-23, 5-0-2। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि निर्माण का है। ठीक, इसको आपको देखना है, तो ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है जो आपके उद्योग वाला पहला क्लास है। और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण के 1 और 2 और 3 क्लास, शुरुआत के जो 3 क्लास होते हैं बहुत अहम होती हैं क्लासेस, क्योंकि इसमें आपको जीएसडीपी में योगदान और वृद्धि बताई जाती है। सर्वाधिक कब है, औसत कब है, न्यूनतम कब है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक है तो किस में सबसे अधिक है, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो पहले के 3 क्लास आपको मिस नहीं करनी है यदि आपको आर्थिक सर्वेक्षण में अच्छे से पकड़ बनानी है। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको वहाँ पे याद करा दिया था। ठीक, तो ये तरह आपको उद्योग वाला चैप्टर ये समाप्त होता है। फिर अगले हम लोग देखते हैं विद्युत वाले चैप्टर पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग है ना देखने की कोशिश करेंगे। उद्योग से संबंधित 6वीं औद्योगिक नीति आपको मुझे बतानी है ना, इसकी क्लास आ जाएगी, आईएमपी क्वेश्चंस के साथ आ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की भी कोशिश करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।